प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम तारीख़ में 8वां सबक शुरू करेंगे। क़ब्ल मसीह 300 से सन ईस्वी 300 के दरमियान का भारत। तो इससे पहले सबक में हमने देखा कि मौर्य सल्तनत अफ़गानिस्तान से लेकर भारत के ज़्यादातर हिस्सों में फैली हुई थी और वो एक अज़ीम सल्तनत थी। क़ब्ल मसीह 185 के करीब इस सल्तनत का ज़वाल हुआ। तो भारत के ज़्यादातर हिस्सों में मौर्य सल्तनत के ज़वाल के बाद छोटी बड़ी रियासतों का उरूज हुआ, यानी छोटी बड़ी रियासतें वजूद में आई। अदब के बारे में देखेंगे तो मौर्य दौर और गुप्त दौर के दरमियान 500 साल अरसे के दौरान भारतीय तहज़ीब के मुख्तलिफ़ पहलुओं में तब्दीलियाँ वाक़ हुई। इस दौर के अदब में संस्कृत ज़बान की तहनीत बदलती रही, यानी उसकी शक्ल बदलती रही। उपनिषद, ब्राह्मण और महाभारत में संस्कृत ज़बान ने अदबी शक्ल इख्तियार की, यानी ये तमाम किताबें संस्कृत ज़बान में लिखी गई। पतंजलि के दौर में फसीह संस्कृत बोली जाती थी, यानी कि एकदम प्योर संस्कृत बोली जाती थी। इसके अलावा आम लोग प्राकृत ज़बान बोलते थे। जुनूब में तमिल ज़बान बोली जाती थी और उनमें कई अदबी तख्लीक की गई, यानी तमाम ज़बानों में किताबें लिखी गई। तो इस दौर में पांडवों और कौरवों के दरमियान हुई जंग के बारे में असल किताब जय संहिता की भारत नामी तवील नज़्म की तौसी हुई और गुप्त दौर आने तक महाभारत नामी किताब में तब्दील हो गई। यानी जो महाभारत की किताब है, पहले इसका नाम भारत था, जिसको लिखा था जय संहिता ने। जब गुप्त दौर आया तब इस किताब का नाम बदल गया और महाभारत रखा गया। इसके अलावा महाभारत के बाद रामायण किताब लिखी गई। रामायण खालिस संस्कृत में लिखी गई, यानी प्योर संस्कृत ज़बान में लिखी गई। इस दौर से रामचंद्र की खुदाई रूप में पूजा की जाने लगी, यानी कि इस दौर में गुप्त दौर में पुराणों की दोबारा तसीह की गई, यानी पुराणों को दोबारा से सही तौर से लिखा गया। मजहबी, समाजी, सियासी उसूल, कानून और रिवाज वगैरह से मुताल्लिक स्मृति अदब लिखा गया। स्मृति किताबों में मनु स्मृति के बाद विष्णु स्मृति, नारद स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति लिखी गई। इसके अलावा इस दौर में संस्कृत ज़बान में कई सारी किताबें लिखी गई, अदब लिखा गया। अश्वघोष का संस्कृत अदब में अहम अतिया है, जिसमें उसने शारीपुत्र नामी एक मखसूस किताब लिखी थी। इसके अलावा अश्वघोष ने बुद्ध चरितम और सुदर नंदन नामी भी 2 किताबें अहम लिखी। इस दौर में संस्कृत शायरों में भास बहुत ख़ास थे। उन्होंने सोपनवास दत्तम नामी किताब लिखी, जो कि बहुत मशहूर है। इस दौर में महाभारत पर से कई ड्रामे भी लिखे गए। इसके अलावा आर्यसूर ने जातक माला नाम की किताब लिखी। पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामी किताब लिखी। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र नामी किताब लिखी। इसके अलावा आयुर्वेद से मुतालिक भी कई किताबें लिखी है, जिसमें चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का शुमार होता है। पाली ज़बान में त्रिपिटक लिखी गई। पाली ज़बान में मिलिंद पिन्हु नामी किताब लिखी गई, जो कि बहुत अहम है। उसके बाद देखेंगे इस दौर का समाज कैसा था। तो इस दौर का जो हिंदू समाज था वो तबकाती निज़ाम पर मुनहसर था, यानी उसमें 4 तबके थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मिली जुली ज़ातों की तादाद इस दौर में बढ़ती गई। अमीर लोगों में कसीरुल अज़दवाज, यानी एक से ज़्यादा शादियों का रिवाज था। शादी के लिए लड़कियों की उम्र आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई। इस दौर में 8 किस्म की शादियां देखने को मिलती है। शादी तबके के मुताबिक ही होती थी, यानी जो तबके का इंसान है उसी तबके में वो शादी करता था। बेवा को दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं थी। जैसे जैसे गैर मुल्की अवाम से राब्ता क़ायम होता गया, वैसे वैसे गैर मुल्की अवाम ने भी भारत की तहज़ीब को अपनाया। उसके बाद देखेंगे भारत की सियासी हालत।
तो मौर्य सल्तनत के ज़वाल के बाद शुमाली भारत में इलाकाई रियासतों का उरूज हुआ, यानी बहुत सारी इलाकाई रियासतें वजूद में आई। इस दौर में वस्त एशिया और चीन के मगरबी हिस्से पर कई हमले हुए। भारतीय, ग्रीक, शक, पहलों और कुषाणों ने हमले किए थे। इस दौर के ख़ानदान के बारे में देखेंगे। कई सारे ख़ानदान देखने को मिलते हैं इस दौर में, जिसमें सबसे पहले देखेंगे हम शुंग ख़ानदान के बारे में। तो आखिरी मौर्य राजा बृहद्रथ को कत्ल करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग ख़ानदान की बुनियाद डाली। उसने मगध के आसपास अपनी हुकूमत कायम की। इस वक्त इंडो ग्रीक यानी यूनानी, जिसे यूनो भी कहते हैं, उन्होंने भारत की जानिब अपना इख्तिदार फैलाया। पुष्यमित्र के साथ ग्रीक राजा दमेत्री अश की जंग हुई, लेकिन नतीजा क्या हुआ उसकी कोई मालूमात हासिल नहीं है। पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र ने इख्तिदार संभाला। वो बहुत ही ताकतवर था। पुष्यमित्र शुंग जो था वो एक ब्राह्मण था और वो बुद्ध मज़हब का मुखालिफ था। उसने अपने दौर में 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अब उस अश्वमेध यज्ञ जो थे वो उस दौर के बहुत बड़े यज्ञ माने जाते थे। शुंग हुक्मरान के बाद उसके वज़ीर वासुदेव कनु ने कनु ख़ानदान की बुनियाद डाली। उसके बाद देखेंगे इंडो ग्रीक यानी कि यूनानी। तो सिकंदर की मौत के बाद उसके साथ आए हुए बहुत से यूनानी लोग बैक्टेरिया जो कि एक इलाके का नाम है, जो कि हिंदू कुश पहाड़ के शुमाल जुनूब में वाक़े है। तो ये बहुत सारे यूनानी वहाँ पर हुकूमत करने लगे और क़याम पज़ीर हो गए, यानी वहीं पे रहने लगे। ये लोग बहुत अरसे से बैक्टीरिया में रहते थे, इस वजह से ये लोग बैक्टीरियन यूनानी कहलाते थे। इन इंडो यूनानी हुक्मरानों में मिनिंडर, जो कि सबसे अहम राजा था, उसने मुकम्मल अफ़गानिस्तान और सिंध नदी का ज़्यादातर जुनूबी हिस्सा फ़तह कर लिया था और उसने बुद्ध मज़हब को अपनाया था। तो मिनिंडर और बुद्ध साधु नागसेन के दरमियान हुई गुफ्तगू पर एक बहुत ही मशहूर किताब लिखी गई है, जिसका नाम है मिलिंद पिन्हू। और मिलिंद पिन्हू के मायने होते हैं मिलिंद के सवालात। इस तरह अशोक के बाद एक गैर मुल्की ख़ानदान के राजा ने बुद्ध मज़हब को अपनी ज़िंदगी में बहुत अहमियत दी और इसकी हुक्मरानी का अरसा क़ब्ल मसीह 155 से क़ब्ल मसीह 130 के दरमियान था। उसके बाद देखेंगे हम शक ख़ानदान। तो शक लफ्ज़ सेथियन लोगों के लिए राइज है, जो कि वस्त एशिया में रहते थे, यानी वो लोग वस्ती एशिया में या सेथिया इलाके में रहते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग पंजाब, मालवा, मथुरा और गुजरात तक फैल गए। शक राजाओं में रुद्रदामन सबसे मशहूर राजा था। पूरे मगरबी भारत में उसकी हुकूमत फैली हुई थी। उसका पहाड़ी कुतबा अशोक के गिरनार के शिलालेख के नीचे पाया गया, जो कि संस्कृत ज़बान में लिखा हुआ है। तो गुजरात में शकों ने तकरीबन 400 साल तक हुकूमत की थी। पहलौ, तो पार्थिया से आए हुए लोग भारत में पार्थियन या पहलों के नाम से जाने जाते थे और वो सेथिया के करीब रहते थे, इसलिए उनकी तहज़ीब शक अवाम की तहज़ीब से मुशाबा थी, यानी शक अवाम की तहज़ीब और इनकी तहज़ीब मसावी थी, यकसा ही थी। इसलिए उन्हें मजमूई तौर पर शक पहलों के नाम से भी जाना जाता है। इस ख़ानदान में एक अहम गोंडो फरिंस राजा भी हो गुज़रा है। उसके दौर में मशहूर ईसाई सोफ़ी थॉमस भारत में आए थे। उसके बाद देखेंगे कनिष्क और कुषाण ख़ानदान। तो कुषाण ये एक मंगोलिया का बाशिंदा था, यानी मंगोलिया का रहने वाला था और वो यू हेजी ख़ानदान का था। उसने पहलों और शकों को शिकस्त देकर एक बड़ी सल्तनत कायम की थी। कुषाण के बाद उसके बेटे वीमक डेफिन्स ने इक़्तिदार संभाला।
वीमक डेफिन्स के बाद कनिष्क तख्त पर बैठा और कनिष्क ने वस्त एशिया से लेकर भारत के उत्तर प्रदेश के वाराणसी और श्रावस्ती तक के तमाम इलाकों पर फतह हासिल की और एक बड़ी सल्तनत कायम की। उसने कश्मीर और चीन तक जंगें की। उसने शुमाली भारत और वस्ती एशिया को जोड़कर अजीम तिजारत को भी तरक्की दी थी। तो कनिष्क की राजधानी का नाम पौरोशपुर था, यानी पेशावर था। फिलहाल जो पेशावर है उसका पहले नाम क्या था? पौरोशपुर था। वो बुद्ध मज़हब का मानने वाला था। उसने कुंडलवन एक इलाके का नाम है जो कि कश्मीर में आया हुआ है। तो उसने कुंडलवन में चौथी बुद्ध स्थिति का इनेकाद किया, यानी एक बुद्ध मजहबी जलसे का इनेकाद किया था। और इस प्रोग्राम में पूरे भारत से वसी तादाद में बुद्ध उलमा शामिल हुए थे। तो कनिष्क जो था वो फ़न और तामीरात का भी हिमायती था। उसने गांधार और मथुरा तर्ज को तरक्की दी। पौरोशपुर में यानी पेशावर में उसने एक बुद्ध स्तूप भी तामीर करवाया था। इस अजीम बादशाह के बाद कुशान ख़ानदान में ताकतवर बादशाह ना होने के सबब इस ख़ानदान का या इसकी हुकूमत का ज़वाल हो गया। इसके आगे के जो पॉइंट है वो अगले पीरियड में पढ़ेंगे।